Hello and welcome everyone. I hope the entry and the exit of monsoon is very much clear to you all in last class. So in today's session we will understand the distribution of rainfall in India. Then we will understand the different seasons of India, and in the last of this chapter we will understand that how does monsoon acts as a unifying bond. So let's start. Now, as far as the rainfall in India is concerned, so the regions which receives very heavy rainfall are the western coast and the northeastern India. Now, heavy rainfall here refers to the rainfall about 400 centimeter annually. So, I have marked these regions in this given image for your convenience also. The areas that have low rainfall are Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana, interior of Deccan Plateau, and Leh in Jammu and Kashmir. So I have marked the regions of low rainfall for your convenience here also. Now rest of the country receives moderate rainfall. As you all know that snowfall is restricted to the Himalayan region only. Now students, generally the area that receives high rainfall also faces floods. That's why you see that the coastal regions of Tamil Nadu, Mumbai, Goa, Kerala, they receive floods too if they receive very high rainfall. Similarly, on the other hand, the northeastern states of Meghalaya and Assam, they receive flood due to the flow of Brahmaputra river, which we have already discussed in the previous parts of this chapter, that how Brahmaputra river floods the area of Assam and Meghalaya. Now next is the areas that have less rainfall. They will generally face drought. Now I hope that you understand the connection well. अब इंडिया का क्लाइमेट डिस्कस करते हैं पहले. तो इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना. तो इसमें दो वर्ड्स हैं बेटा, ट्रॉपिकल और मॉनसून. ट्रॉपिकल का मतलब है द एरिया दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और मॉनसून वर्ड जो है तो वो इस चीज़ को मतलब रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मॉनसून का है. अब देखो, अगर मॉनसून टाइम से आता है तो रेनफॉल भी टाइम से होता है और क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होता है. लेकिन अगर मॉनसून टाइम से नहीं आएगा तो रेनफॉल भी कम होगा या थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, उससे क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होगी और डिस्टर्ब काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रहेगी, मतलब कुछ ख़राब होगी कुछ अच्छी होगी, इस तरीके से, है ना. तो उस समय क्या होगा, हमारी इंडिया का बजट जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो टोटल एग्रीकल्चर है उसमें से 56% ऑफ एग्रीकल्चर जो है मॉनसून पर डिपेंड करता है. अब इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो बजट है वो सीधे सीधे मॉनसून से रिलेट करता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है. एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था ब्लैंकेट. उसने ये कहा था कि इंडिया का जो मॉनसून है वो इंडियन बजट का गैम्बल है. इसका मतलब है कि अगर मॉनसून टाइम से आया तो बजट भी अच्छा होगा और मॉनसून टाइम से नहीं आया तो बजट भी बिगड़ जाएगा. अब बेटा, हमने पहले ये अच्छे से समझ लिया था कि मॉनसून जो है ये वर्ड आया कहाँ से. ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है सीज़न. अब मॉनसून विंड्स कौन सी होती हैं? वो सारी विंड्स जो कि मौसम के अनुसार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, है ना. सो ऑल दोज विंड्स विच चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन आर कॉल्ड एज मॉनसून विंड्स और इट इज़ कॉल्ड मॉनसून. अब इंडिया का जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको IMD कहते हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट बेटा 1875 में हुई थी. और अकॉर्डिंग टू दिस IMD इंडियन मॉनसून को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. अब वो फर्स्ट जो है वो है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के अकॉर्डिंग 2 सीज़न फिक्स किए गए हैं, ठीक है. फर्स्ट है सीज़न विंटर सीज़न जो कि नवंबर से लेके फरवरी तक चलता है, और सेकंड सीज़न आता है समर सीज़न जो कि मार्च से लेके मई तक चलता है. और सेकंड टाइप ऑफ जो मॉनसून है वो है साउथ वेस्ट मॉनसून, और साउथ वेस्ट मॉनसून के अकॉर्डिंग भी 2 सीज़न फिक्स किए गए हैं.
फर्स्ट है आपका वेट सीज़न या जिसको आप रेनफॉल भी कहते हो, रेनफॉल सीज़न, तो ये है आपका जून से लेके अक्टूबर तक। और सेकंड है आपका ऑटम सीज़न जो कि अक्टूबर से लेके है दिसंबर तक। अब इसको ना वेट सीज़न को हम लोग अराइवल ऑफ मानसून भी कह देते हैं और ऑटम सीज़न को हम लोग रिट्राइवल ऑफ मानसून भी कह देते हैं। अब सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट मानसून को समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून के अकॉर्डिंग 2 सीज़न फिक्स किए गए थे, हमने ये समझ लिया था। तो फर्स्ट सीज़न है उसमें विंटर सीज़न। अब विंटर सीज़न में आप इस सामने जो आपकी इमेज आ रही है इसमें देखो, ये विंटर सीज़न के को रिफ्लेक्ट कर रही है। नॉर्थ इंडिया में जो है टेम्परेचर हमारा 10 to 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि साउथ इंडिया में हमारा टेम्परेचर जो है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है विंटर सीज़न में। और बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में देखो आप बिलो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कैसा है, लेस है और प्रेशर हाई है, जबकि साउथ इंडिया में टेम्परेचर हाई है कंपैरेटिवली और प्रेशर लो है। तो अब विंड्स हमेशा हमें पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बिलो करती हैं। सो इन विंटर विंड्स विल ब्लो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। अब दैट मीन्स अब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को मूव कर रही है, तो कौन सी हमने विंड्स की डायरेक्शन पढ़ी थी जब हमने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा था, है ना। तो ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया कौन सी विंड ब्लो करेंगी, जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ब्लो करेंगी। अब आप ये बताओ, ये विंड्स जो हैं पहले जितना मॉइस्चर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लेके गई थी वो तो सारा इन्होंने प्रेसिपिटेट कर दिया। तो अब क्या इन विंड्स में मॉइस्चर है? नहीं है। तो ये विंड्स हैं ड्राई। क्या ऊपर आपके हिमालयन रीजन या उसके ऊपर कहीं नियर बाय एरिया में कहीं कोई सी बॉडी है, वाटर बॉडी है? नहीं है। तो अब क्या है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स हैं इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ये ड्राई विंड्स ब्लो करेंगी तो ये रेनफॉल बिल्कुल नहीं करती हैं, ठीक है। तो विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है वो होती किस वजह से है, तो उसका कारण भी हमने पहले पढ़ा था। जस्ट आप उसको रिकॉल करो कि विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। और ये विंटर रेनफॉल कौन कौन सी स्टेट्स में होती है फिर? ये होती है आपकी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और थोड़ी बहुत जो है बारिश है, जो रेनफॉल है वो राजस्थान में भी हो जाती है। तो टोटल रेनफॉल जितनी ओवरऑल जो रेनफॉल परसेंटेज हम काउंट करते हैं उसकी सिर्फ 3% जो रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून करता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओनली। अब ये जो राजस्थान में जो थोड़ी बहुत बारिश होती है विंटर सीजन में, इस रेनफॉल को कहते हैं महावत। आपकी बुक में महावत है ना, महावत क्या चीज़ है? जो विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल करता है राजस्थान में, ठीक है, वो उसको हम महावत कहते हैं। This winter season is characterized by clear sky, low temperature, low humidity along with the feeble variable winds, and this season is more harsh in northern part of India, as this winter season is from mid-November in the northern India and stays till February. So the coldest months are December and January. We all know that temperature decreases with the increase in the latitude or height. So here during winter season temperature decreases from as you move from south to north, and during this season the northeast trade winds prevail over the country and they blow from land to sea. And even one more thing, important point to be noted down here is the Tamil Nadu coast receives rainfall through these winds only. And this winter rainfall is very important for the cultivation of rabi crops. Now let's understand the second type of season of northeast monsoon, and that is the summer season. Now during summer season the sun started its movement towards the north, as a result of which global heat belt also shifts towards the north. Now the summer season, as we know that it begins in the month of March and stays till May. So by the end of the May
लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड एंड इट ब्रिंग्स लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। दो ड्यूरिंग समर सीजन क्या होता है कि ड्राई हॉट डस्टी विंड्स ब्लो करती हैं बेसिकली इन द नॉर्थ इंडिया। अब ये जो ड्राई हॉट और डस्टी विंड्स हैं इनको हम लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जब भी कभी ये जो लू है वो ह्यूमिडिटी कहीं से एब्जॉर्व कर लेती है तो लू और ह्यूमिडिटी मिलकर स्टॉर्म रेनफॉल बन जाती है। अब स्टॉर्म रेनफॉल क्या होता है? तूफ़ानी बारिश। अब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये समर सीज़न को हम वैसाख के नाम से जानते हैं। तो इस समर सीज़न में जो भी रेनफॉल होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसी सीज़न में जो रेनफॉल असम में होती है उसको टी शावर के नाम से जानते हैं, यानी कि चाय वर्षा। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चाय बरसने लग जाती है, बट दिस नेम इंडिकेट्स दैट this rainfall which happened during this summer season is good for tea cultivation. Similarly केरला में जो ये समर सीज़न में जो रेनफॉल होती है तो वो कॉफ़ी शावर के नाम से जानते हैं उसको, क्योंकि वो कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए, कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। और इसी सीज़न में जो रेनफॉल कर्नाटका में होती है बेसिकली, या केरला में और कर्नाटका दोनों रीजन्स वैसे आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि इन दोनों रीजन्स में जो इस समर सीज़न में रेनफॉल होती है उसको मैंगो शार के नाम से जाना जाता है। इसमें आम की फसल के लिए, मैंगो की कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। अब ये जो समर सीज़न का एंड जब होता है मई लास्ट में, इसके बाद हमारा मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगर रेनफॉल की, तो बेटा टोटल ओवरऑल रेनफॉल का टोटल 10% रेनफॉल जो है वो समर सीज़न में हमारा इंडिया रिसीव करता है। अब पहले हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो फर्स्ट टाइप ऑफ सीज़न पढ़ा था दैट इज़ विंटर सीज़न, उससे हमें 3% ऑफ रेनफॉल रिसीव हो रही थी। अब समर सीज़न में हमें 10% ऑफ रेनफॉल रिसीव होती है, तो ओवरऑल रेनफॉल का 10% प्लस 3% इज इक्वल टू 13%। तो ओवरऑल रेनफॉल का 13% जो रेनफॉल है हमारे इंडिया में वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है। Now let's study about the second type of monsoon, that is southwest monsoon. Now during this monsoon, winds will blow from southwest to northeast. साउथ वेस्ट मानसून के अकॉर्डिंग भी जो हैं दो टाइप के सीज़न होते हैं, एक होता है वेट सीज़न और दूसरा होता है हमारा ऑटम सीज़न। तो पहले हम वेट सीज़न को स्टडी कर लेते हैं। वेट सीज़न का मतलब है अराइवल ऑफ मानसून। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मानसून का अराइवल कब होता है? जून की फर्स्ट वीक में। तो ये कैसे होता है? एक्चुअली जो मानसून विंड्स हैं वो दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, मानसून विंड्स। तो फर्स्ट है हमारी अरेबियन सी ब्रांच और सेकंड है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच भी फर्दर 3 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है अरेबियन सी ब्रांच का वो वेस्टर्न घाट्स के केरला रीजन में जाके टकराती है, जो कि यहाँ जो माउंटेन्स हैं केरला रीजन में, इनसे टकराकर वहीं पे सारा प्रेसिपिटेशन कर देती है। क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक से बने हुए हैं और कॉन्टीन्यूअस हैं, ठीक है। तो इतना ईजीली जो ये मानसून विंड्स हैं ना ये वेस्टर्न घाट से हमारे इंडिया के अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो हमारे वेस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ताप्ती रिवर के माउथ से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक पूरा वेस्टर्न घाट आता है ये रीजन। अब सेकंड ब्रांच देखो, सेकंड ब्रांच जो है हमारी अरेबियन सी ब्रांच की स्प्लिटेड ब्रांच, वो यहाँ मुंबई के पास से क्या होता है ये अंदर इंडिया में एंटर करती है और यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू के पास इस रीजन में पहुँचकर वहाँ रेनफॉल करती है। यहाँ पर क्या मिलता है इसे? सतपुरा रेंजेस, विंध्या रेंजेस मिलते हैं, तो वहाँ अच्छी खासी बारिश कर देती है। ऐसे ही अब थर्ड ब्रांच जो है अरेबियन सी की स्प्लिटेड ब्रांच, वो सौराष्ट्र से इंडिया में एंटर करती है और पहले वहाँ रेनफॉल करेगी गुजरात में और फिर अरावली रेंजेस के पैरेलल में ब्लो करती है। अब अरावली रेंजेस तो आपको पता ही है अहमदाबाद से शुरू होकर हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। तो अरावली रेंजेस के बिल्कुल पैरेलल में ये विंड्स ब्लो करती हैं,
तो इस वजह से कोई रास्ते में कोई ऐसा हमारा ओरोग्राफिक फीचर आता नहीं जिससे टकराए, तो क्या होता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये जो हैं विंड्स जो हैं इनका मॉइस्चर सूखता चला जाता है और ड्राई होने लग जाती हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो ये विंड्स जो है ना बूढ़ी हो जाती हैं। तो पंजाब आने से पहले रास्ते में इनको मिल जाती है इंदिरा गांधी कैनाल आप कह सकते हो, या इंदिरा गांधी नहर पड़ती है, जिससे कि ये विंड्स जो हैं ह्यूमिडिटी लेती हैं और पंजाब रीजन में रेनफॉल कर देती हैं। तो जो थर्ड ब्रांच है ये कहाँ कहाँ रेनफॉल कर रही है, गुजरात में, थोड़ी बहुत राजस्थान में कर देती है और फिर पंजाब में। ये 3 रीजन्स हैं जहाँ पे ये थर्ड ब्रांच ऑफ अरेबियन सी रेनफॉल करती है। अब नोट करने वाली बात ये है कि ओवरऑल ऑनसेट ऑफ मानसून से जो है 65% रेनफॉल जो है हमें रिसीव होता है वो अरेबियन सी ब्रांच से होता है। अब अरेबियन सी ब्रांच के बाद हम सेकंड मानसून की जो ब्रांच है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इसको हम देखते हैं कि ये इंडिया में कैसे रेनफॉल करवाती है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल की जो अगेन बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी जो है ये भी 2 ब्रांचेस में फर्दर स्प्लिट होती है। इसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है ये पहले अरक्कन हिल्स वाले एरिया में टकराती है और वहाँ रेनफॉल करती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ती है। जैसे आपको मैप में मैंने दिखाई दे रहा होगा कि गारो, खासी और जयंतिया हिल्स मार्क किए हैं और इसके नीचे मैंने शिलोंग प्लेटो भी मार्क किया हुआ है। ये जो शिलोंग प्लेटो है ना, ये वाला जो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स और शिलोंग प्लेटो वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल की फर्स्ट ब्रांच जब एंटर कर जाती है तो यहाँ पर फंस जाती है। इसका रीज़न है कि ये जो जगह है ना ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर टाइप का है, तो इसमें ये फर्स्ट स्प्लिटेड ब्रांच बे ऑफ बंगाल की एंटर करती है तो फिर वहीं पे लगातार फंस जाती है और घूमती रहती है और बार बार लगातार वहाँ पे बारिश करती रहती है। तो ये जो रीजन है एक्चुअल में हम इसको मेघालय का मौसिनराम रीजन है ये, ठीक है, और जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश यानी कि 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली और कई बार इससे भी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ हो जाती है। तो अब आपने देख लिया कि बंगाल बे ऑफ बंगाल ब्रांच की फर्स्ट ब्रांच कैसे हमारे इंडिया में रेनफॉल करती है। अब सेकंड ब्रांच देखो, बे ऑफ बंगाल की जो सेकंड ब्रांच है ये बांग्लादेश से एंटर करती है हमारे इंडिया में और फिर वेस्ट बंगाल होते हुए बिहार, बिहार होते हुए फिर यूपी, फिर यूपी के बाद में पंजाब तक पहुंचती है। अब पंजाब में ऑलरेडी जो है अरेबियन सी ब्रांच आई हुई होती है वहाँ तक पहुँच के, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी कहाँ पहुँच रही है, पंजाब। अब पंजाब एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ये दोनों ब्रांचेस अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच रीयूनाइट होती है और यहाँ दोनों ब्रांचेस अच्छी रेनफॉल करती हैं। अब जो ओवरऑल मानसून रेनफॉल है उसका 65% रेनफॉल तो हमारा अरेबियन सी ब्रांच देता है। ऑनसेट ऑफ मानसून का जो वो है टोटल रेनफॉल, वो उसमें से 65% तो अरेबियन सी ब्रांच से हमें रेनफॉल मिलता है और रिमेनिंग जो 35% ऑफ रेनफॉल है वो हमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रिसीव होता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच जो है ये एक्चुअल मॉनसून विंड्स हैं जो कि मॉनसून के अराइवल पे 2 में स्प्लिट होती हैं और एट द एंड ऑफ मॉनसून सीज़न ये जब रीयूनाइट होती हैं पंजाब में तो उसके बाद में ये मॉनसून सीज़न धीरे धीरे एंड हो जाता है। ठीक है, और रिट्रीटिंग मानसून आपने देख ही लिया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो विंड्स आती हैं उनके पास कोई वाटर बॉडी वहाँ है नहीं जहाँ से मॉइस्चर लेती हैं, पिकअप कर सकें, तो वो कहाँ से, जब वो थोड़ा आगे आ जाती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर लेती हैं तो वहाँ उनको बे ऑफ बंगाल मिलती है। तो बे ऑफ बंगाल से वो थोड़ा सा मॉइस्चर पिक करती हुई तमिलनाडु रीजन में रेनफॉल कर देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप इस रीजन में देखो मैंने ऑरेंज कलर के जो एरोज़ बनाए हैं, ठीक है, ये शो करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो कैसे रिट्रीटिंग मॉनसून को, एक बार इस कंसेप्ट से देखो। एक क्वेश्चन आता था हमारे पास कि तमिलनाडु रीजन में ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मॉनसून बारिश नहीं होती। वो रीज़न क्या है कि जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है तो विंड्स जो हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो
ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, कोरोमंडल कोस्ट है, ये क्या है, लीवर्ड साइड में पड़ जाता है, ठीक है। अब हम साउथ वेस्ट मानसून के सेकेंड सीज़न को समझते हैं। इसका सेकेंड सीज़न है ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न में क्या होता है, ऑटम सीज़न में रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कैसे होता है, क्योंकि ये जो सीज़न होता है एक्चुअली अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलता है, और इस सीज़न में नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो होती हैं वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगी और उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, जिसे कि हम ईस्टर्न घाट कहते हैं ना, यहाँ रेनफॉल करेंगी। अब इस ईस्टर्न घाट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक। अब देखो, रिट्रीटिंग मॉनसून की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होती है। तो रेनफॉल जो है वो सबसे पहले अक्टूबर मंथ में उड़ीसा में होगा, और इस ऑटम सीज़न में ईस्टर्न घाट के मॉनसून के लिए जो वेस्टर्न घाट है वो रेन शेडो रीजन बन जाता है। जैसे कि हमने देखा था ऑनसेट ऑफ मॉनसून में क्या हुआ था, वेस्टर्न घाट रीजन के लिए जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच थी उसकी विंड्स के लिए जो वेस्टर्न घाट्स थे वो तो थे विंडवर्ड साइड, और जो ईस्टर्न घाट रीजन थे वो सब क्या बन गए थे, रेन शेडो रीजन। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। इस सीज़न में क्या होगा, ईस्टर्न घाट के मानसून के लिए वेस्टर्न घाट रेन शेडो रीजन बन जाएगा। अब इसी सीज़न में, ऑटम सीज़न में, जब फर्स्ट रेनफॉल होगी वो होगी उड़ीसा कोस्ट में, और जो लास्ट में रेनफॉल होगी वो होगी तमिलनाडु रीजन में। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में सबसे पहले रेनफॉल कहाँ होता है, तो सबसे पहले रेनफॉल जो मानसून का रेनफॉल होता है वो होता है केरला रीजन में, हमने देखा था। और वो कब होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून के टाइम पे। और अगर क्वेश्चन आता है इंडिया में सबसे लास्ट में रेनफॉल कहाँ होती है, तो वो होता है तमिलनाडु रीजन में ड्यूरिंग द रिट्राइवल ऑफ मानसून। अब अर्ली नवंबर में क्या होता है, जो लो प्रेशर कंडीशंस हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे होती हैं वो ट्रांसफ़र होनी शुरू होती हैं बे ऑफ बंगाल पे। अब उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं अंडमान सी पे। अब ये जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं इनकी वजह से हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे काफ़ी हैवी रेनफॉल और काफ़ी वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है। एक्चुअली ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनसे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है हमारे गोदावरी डेल्टा, कृष्णा रिवर डेल्टा और कावेरी रिवर डेल्टास पे, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान होता है। और ये साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली इन एरियाज़ पे स्ट्रक करते चले जाते हैं। अब क्या है, इस स्ट्रकिंग की वजह से जो बल्क ऑफ रेनफॉल है वो हमारा कोरोमंडल कोस्ट रिसीव करता है इन्हीं साइक्लोनिक डिप्रेशंस की वजह से। कभी कभी क्या होता है, ये जो साइक्लोन्स होते हैं ना, ये उड़ीसा कोस्ट पे भी पहुंच जाते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक के रीजन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाकर जो है ये रेनफॉल भी करते हैं और डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो अब आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून के पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है, और शायद ये भी क्लियर हो चुका है कि तमिलनाडु रीजन में हमारे कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि जो आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का है, ये पूरा जो एरिया है इस पे किस वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है। तो उसका रीज़न है इसके पीछे, एक तो जब नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स आती हैं तो ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करती हैं, ठीक है, और ये आ जाता है विंडवर्ड साइड एरिया, ठीक है। तो इस वजह से बारिश होती है, और जो थोड़ी बहुत बारिश रह जाती है वो किस वजह से हो जाती है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस की वजह से। क्योंकि अर्ली नवंबर मंथ में क्या है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ से ये ट्रांसफ़र होना शुरू करता है हमारा लो प्रेशर टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, और साइक्लोनिक डिप्रेशन जिसकी वजह से अंडमान सी पर क्रिएट होते हैं। और ये साइक्लोनिक डिप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इससे लाइफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा लॉस और डैमेज होता है। कहाँ पे, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के डेल्टास पे जो पॉपुलेशन रह रही है ना, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और ये भी मैंने आपको बताया कि उड़ीसा कोस्ट पे और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी ये कई बार पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे भी सेम कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है।
अब हमें यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म समझने की ज़रूरत है. फर्स्ट है हमारा अक्टूबर हीट. अक्टूबर हीट क्या होता है? इट इज़ द ब्रीफ पीरियड फ्रॉम 1st of October to 15th of October where the day is hot and nights are cooler. और सेकेंड टर्म है हमारे पास ब्रेक इन मानसून. तो ये वर्ड ब्रेक जो है इसका मतलब होता है वेट एंड ड्राई स्पेल्स ऑफ रेन in between the onset and the retreating of monsoon. Now in this slide, I have merged all the key points of all the seasons in the form of recap. So just go through these important points also and learn all the points by heart. As you all know that Mausiram is the wettest place on the earth. So you must also know that Mausiram is reputed for its stalagmite and stalactite caves. Now the image which is shown in front of you is the image of stalagmite and stalactite caves. So look it carefully. Actually, stalagmites means dropping or tickling. So it is a type of rock formation that arises from the floor of a cave due to the accumulation of materials deposited on the floor from the ceiling drippings. Stalagmites are typically composed of calcium carbonate, but they may consist of lava, mud, peat, pitch, sand, sinter and amberite. Now the corresponding formation hangings down from the ceiling of a cave is called stalactite. Now let's understand how monsoon acts as a unifying bond. Now the Indian landscape, its animals and the plant life all are dependent on the monsoon. So being in the tropical region, we have a tropical rainforest as well as the tropical deciduous forest, and the lush greenery of these forests have to be maintained through the arrival of the monsoon. India is an agrarian country, we all know. That means more than 50% of our population is engaged in agriculture, and its entire agricultural calendar depends on the monsoon. Because if there is no sufficient monsoon, no good monsoon, then sufficient water will not be there and agriculture can get affected. Now the life of the people, including their festivities, all revolve around this phenomena. Which phenomena? It all revolves around the monsoon only. Now the monsoon brings in a lot of agriculture. Monsoon brings lots of water to the rivers. Since there is ample of water, then there would be less conflicts between the various tribal groups and the various regions and the religions also. So with this monsoon, we have rhythmic cycle of seasons also that occurs, and there would be less extremes in temperature variation that would be seen. And if there is good rain due to good monsoon, then only there would be less extremes in temperature will be found. Now Himalayas protects us from the north winds, and they maintain exerts that cause the monsoon phenomena basically. Now however, peninsula do exert some influence on monsoon, but that is just a kind of moderate influence on the climatic condition of the India. Now in this image, I have shown the annual rainfall distribution in India. Students, you must do regular practice of map work so that you can easily mark annual rainfall division during your examination. So students, this is all about this chapter. Hope you understand well, but still if you have any doubt, any query, you can ask me any day, any time. So keep learning, keep revising till next class.